नमस्कार बच्चों। कल हमने जो क्लास 9th के बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में चर्चा की थी। अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स में से बन सकते हैं उन चैप्टरों की हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैं अगर स्टार्ट करूँ फिजिक्स के चैप्टर से तो सबसे पहले मैं आपको बल के बारे में बताऊँ। बल को इंग्लिश में फोर्स बोला जाता है और इस फोर्स की मैं चर्चा करूँ बल की मैं चर्चा करूं तो बल किसी भी वस्तु पर लगने वाला वो धक्का या खिंचाव है जो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अर्थात अगर आप किसी भी विराम अवस्था वाली वस्तु को, जो वस्तु विराम अवस्था में पड़ी है, उस वस्तु को आप धक्का लगाते हो तो वह वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देती है और गतिशील अवस्था में आ जाती है। और कोई भी गाड़ी जो गतिशील थी, गति कर रही थी, आपने उसमें अचानक से ब्रेक लगा लिया तो उसकी गतिशील अवस्था विराम अवस्था में आ जाती है। अर्थात बल एक प्रकार का बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अगर मैं बल के सूत्र की बात करूं तो बल हमेशा किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल के सूत्र की मैं बात करूं तो बल सदैव किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उस पर कितना त्वरण लग रहा है, इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसके मात्रक की मैं बात करूं तो बल को फोर्स बोला जाता है, इसलिए इसको प्रदर्शित किया जाता है एफ से। द्रव्यमान को मास बोला जाता है, इसलिए इसको प्रदर्शित किया जाता है एम से। और त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, अर्थात इसको प्रदर्शित किया जाता है ए से। तो यहाँ पर सूत्र एक शॉर्ट फॉर्म में हो गया एफ बराबर एम ए। क्योंकि आप द्रव्यमान को हमेशा केजी में मापते हो तो ये हो गया इसका मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम। जबकि मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया है? तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है वेग बटा समय। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है वेग बटा समय। अब वेग का जो फॉर्मूला होता है उसकी मैं बात करूं तो वेग सदैव होता है विस्थापन बटा समय। वेग की अगर मैं बात करूं तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। यह हो गया वेग का फॉर्मूला। अब यहां से मैं वेग के मात्रक की मैं बात करूं तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, इसलिए इसका मात्रक बोला जाता है मीटर। जबकि समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। यह वेग का मात्रक आ गया मीटर अपॉन सेकंड। अगर मैं इस मीटर अपॉन सेकंड को वेग की जगह रखूंगा तो ये हो गया मेरा मीटर अपॉन सेकंड। और चूंकि त्वरण के लिए वेग बटा समय होता है तो मुझे सेकंड एक बार और लेना पड़ेगा समय के लिए। अब यह वाला इससे गुणा हो जाएगा, अर्थात इसका जो फॉर्मूला त्वरण का जो सूत्र आ गया वो आ गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। यह मात्रक मैंने अभी त्वरण का बताया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटा समय। अर्थात वेग बटे समय में वेग के मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वेग को बोला जाता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, इसलिए इसका मात्रक मीटर आ गया। समय का मात्रक सेकंड होता है और मीटर बटा सेकंड अपॉन में मैंने सेकंड का रखा तो यह दोनों गुणा करके सेकंड स्क्वायर बन जाएगी। और जो त्वरण का जो सूत्र आ जाए, सूत्र जो है वो हो गया वेग बटा समय और इसके मात्रक की मैं बात करूं तो ये हो गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। यह मैं त्वरण की जगह रखूंगा तो मेरा ये जो फॉर्मूला आएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण में, यह यहाँ पर बल का जो मात्रक बनेगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मैं आगे बात करूं इस बल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, बल की खोज जो सर्वप्रथम की गई थी वह खोज की गई थी न्यूटन के द्वारा। न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक था उसने सर्वप्रथम बल की खोज की थी, इसलिए इस न्यूटन के नाम के आधार पर इसका जो एसआई मात्रक, बल का जो एसआई मात्रक होता है वह आप ध्यान रखोगे। एसआई मात्रक जो होता है वह हो गया आपके न्यूटन। एसआई मात्रक हो गया आपका न्यूटन। फॉर्मूले से मैं बात करूं तो द्रव्यमान गुणा त्वरण के कारण इसका जो सूत्र से जो आपका मात्रक आया वो आया केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और चूंकि बल की खोज करने वाले वैज्ञानिक न्यूटन थे इसलिए एसआई मात्रक एक और बल का पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है न्यूटन।
बल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करूं तो इसी बल में आपको एक बल पढ़ना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे मैं चर्चा करूं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल की मैं बात करूं तो यह भी एक प्रकार का बल होता है और यह बल सदैव पृथ्वी की सतह और उससे ऊपर फेंकी गई वस्तु के बीच में कार्य करता है। अर्थात जितनी भी वस्तुएं आप जमीन से ऊपर की तरफ फेंकते हो वो सारी की सारी वस्तुएं अंततः वापस पृथ्वी की तरफ आती है। अर्थात पृथ्वी के द्वारा एक बल लगाया जाता है और वह बल उस वस्तु को वापस पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह पृथ्वी और किसी भी वस्तु के बीच का नाम मानकर सभी पिंड हमारे पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड के ऊपर जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है, वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उस आकर्षण बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसा बल जिसके कारण वस्तुएं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ऐसा बल जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, उस बल का नाम जो है वो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का मतलब ये होता है कि सभी जगह ब्रह्मांड की किसी भी जगह की मैं बात करूं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार से कार्य करता है, उसके लिए आपको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि मैंने माना यहाँ पर कोई दो वस्तुएं है। पहली वस्तु का जो द्रव्यमान हो गया वो हो गया m1 और दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 है। अभी मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल का कार्य करता है। तो यह m1 अपना बल जो लगेगा वो m2 पे लगेगा और m2 अपना बल जो लगेगा वो m1 पे लगेगा। इसका जो बल हो गया वो m1 पे हो गया और इसका बल जो हो गया वो m2 हो गया। मैंने माना कि इन दोनों के बीच की जो दूरी हो वो हो गई d। मैंने अपने हिसाब से डिस्टेंस मान लिया कि m1 और m2 के बीच की दूरी d है और इस पर लगने वाले बल को मैंने बोल दिया कि F है। इन वस्तुओं पर लगने वाले बल को मैंने F मान लिया। तो ये जो आकर्षण बल है जो दोनों पिंडों के बीच लग रहा है, यह पहला कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों वस्तुओं पर लगने वाला बल सदैव इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला समीकरण मैंने ये बताया कि इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल सदैव इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सदैव इनकी दूरी के व्युत्क्रम में माना जाता है। अर्थात आप दूरी बढ़ाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पे जो आकर्षण बल लग रहा है उसका मान कम होता जाएगा और जैसे जैसे आप इन दोनों पिंडों को पास में लेते आओगे तो ये दूरी कम हो जाएगी और दूरी कम होने के कारण आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। तो पहला जो समीकरण हो गया वो यहाँ से ये बना कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सदैव उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो समीकरण हमने पढ़े हैं। अब मैं इन दोनों समीकरण की चर्चा करूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को साथ में लिख सकता हूँ कि F समानुपाती जो हो गया वो m1 गुणा m2 और बट्टे में हो गया d²। मेरा F समानुपाती हो गया m1 गुणा m2 बटा d²। अब मुझे इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए मुझे एक नियतांक एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को
ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे नियतांक जो मानूंगा वो मैं मानूंगा जी, और मेरा वो ये जो जी है वो ए के बराबर है, तो मैं यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए जी को मान लूंगा। अब यहाँ पे समानुपाती चिन्ह जैसे ही मैंने हटाया तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद मेरा एक कांस्टेंट आ गया, नियतांक आ गया, वो आ गया कैपिटल जी। बाद में ये m1 गुणा m2 एज इट इज रहेगा और अपॉन में डी स्क्वायर रहेगा। यह मेरा एक फॉर्मूला निकल के आया है आकर्षण बल का, जो गुरुत्वाकर्षण बल के गुणा में m1 गुणा m2 बटा डी स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाओ, आप पर लगने वाला या उस वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के गुणा m1 गुणा m2 बटा डी स्क्वायर होगा। यहाँ से मैं इसे जी का मान ज्ञात करूं या जी का फॉर्मूला ज्ञात करूं, तो इधर ये जो मेरा भाग में डी स्क्वायर हो रहा है इधर गुणा में हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर हो गया, और बटे में जो m1 गुणा m2 ऊपर गुणा में थे वो मेरे नीचे भाग में आ जाएंगे m1 गुणा m2। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन मानूं, वो कंडीशन कौन सी है, ध्यान देना आप इधर। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को मैंने मान लिया कि d बराबर जो है वो 1 मीटर है, मेरे इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वह मैंने 1 मीटर मान ली। m1 का मैं जो मान मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरा जो पहला पिंड है उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और m2 का जो मान है वो भी 1 किलोग्राम है। m1 का मान मैंने 1 किलोग्राम की वस्तु माना, और दूसरे द्रव्यमान जो वस्तु है उसका द्रव्यमान भी मैंने 1 किलो माना है। तो यहाँ पर अगर मैं इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में मैं अगर इसको पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा, और यहाँ पर मैंने F गुणा D को मैंने 1 मीटर माना तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर m1 गुणा m2 को भी मैंने 1 माना है, तो यहाँ पर जो मेरा G आएगा वो आ जाएगा F के बराबर। मेरा जो गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा वो आ जाएगा आकर्षण बल के बराबर, और इस जी का जो वैल्यू जो निकाली गई है वो वैज्ञानिकों के द्वारा 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर मानी गई है। यह मान इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान कितना होता है, या फिर पूछ रहे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो आप बताओगे 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ये इंपॉर्टेंट वैल्यू कैपिटल जी का याद रखोगे। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह मेरे हो गई कैपिटल जी की वैल्यू। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर कहाँ से आया होगा, तो मैं यहाँ पे अभी मैंने आपको सूत्र बताया कि जी बराबर जो होता है वो F1 गुणा डी स्क्वायर बटा m1 गुणा m2 होता है, जो कि मेरा F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए मैंने न्यूटन माना। दूरी को सदैव मीटर में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर मीटर गुणा मीटर बन के मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहले वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम, दूसरी वस्तु का भी जो द्रव्यमान हो गया वो किलोग्राम हो गया, तो यहाँ पर आ गया केजी स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी बताया कि दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो सदैव इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि इन दोनों पिंडों के बीच की अगर दूरी को मैं डी मानूं तो इसका जो वर्ग होगा वो सदैव व्युत्क्रमानुपाती होगा उस पर लगने वाले आकर्षण बल के। अर्थात आप इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ाते जाओगे तो ऑटोमेटिक एफ का मान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप दूरी को घटाते जाओगे तो ऑटोमेटिक बल का मान बढ़ता जाएगा। अब इन दोनों को मैंने जब साथ में लिया तो मेरा फॉर्मूला आ गया था F समानुपाती m1 गुणा m2 बटा डी स्क्वायर। यहाँ पर मुझे समानुपाती चिन्ह हटाना है तो मैं यहाँ पे नियतांक मान लूंगा कैपिटल जी, और कैपिटल जी को जैसे ही मैंने रखा तो मेरा समानुपाती चिन्ह हट गया, m1 गुणा m2 बटा डी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर अगर मैं जी का मान ज्ञात करूं या फिर जी का सूत्र ज्ञात करूं तो जी बराबर इधर ये भाग में हो रहा तो इधर गुणा में चला जाएगा, f इंटू डी स्क्वायर हो गया, और नीचे m1 गुणा m2 आ जाएगा। यहाँ मेरा फॉर्मूला निकल के आया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का, और इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब इसके बाद में आगे मैं बात करूं तो अगला जो आपका टॉपिक आता है वहां आता है गुरुत्वीय त्वरण।
अब गुरुत्वीय त्वरण पढ़ने से पहले मैं एक दो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूँ। अपने पास में अभी दो फॉर्मूले थे। एक तो मैंने बताया कि F बराबर जो होता है G गुणा M1 गुणा M2 बटा डी स्क्वायर होता है, ये वाला हो गया। और दूसरा जो फॉर्मूला अपन ने G का निकाला वो निकाला है कि F गुणा डी स्क्वायर बटे M1 गुणा M2 होता है। अगर मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन की बात करूं, मैं प्रश्न नंबर 1 की बात करूं, तो प्रश्न नंबर 1 में मैं मानता हूं यदि एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1 kg है तथा इनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तथा दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान दे रखा है वो 1 किलोग्राम दे रखा है तथा इनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर मानी गई है, तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात करो। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखो, आपके पास में जो पहला पिंड दे रखा है उसका द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम और दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान दे रखा है वह 1 किलोग्राम दे रखा है और इनके बीच की जो दूरी d है वह मानी गई है 1 मीटर। अब आपके पास में फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर देखो M1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 2 किलोग्राम, M2 का जो मान दे रखा है वह आपके दे रखा है 1 किलोग्राम और इनके बीच की दूरी जो दे रखी है वह दे रखी है 1 मीटर। अब आपको आकर्षण बल पूछा गया है, तो आकर्षण बल के लिए आप यह फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला जो होता है वो होता है F बराबर G गुणा M1 गुणा M2 बटे डी स्क्वायर हो गया। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप इस पे वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं F बराबर, अब G का फॉर्मूला जो होगा, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, लेकिन इस G का जो मान होता है वो फिक्स होता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि G का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11। M1 का जो मान दे रखा है वो आपके 2 किलोग्राम दे रखा है और M2 का जो मान दे रखा है वह दे रखा है 1 किलोग्राम और इनके बीच की दूरी जो दे रखी है वो 1 का स्क्वायर दे रखी है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो वही संख्या निकल के आएगी। अब मैं जैसे ही इसको 2 को इस 6.67 से गुणा करता हूँ, तो जैसे ही मैं 2 का 7 से गुणा करूंगा तो मेरा हो जाएगा 14, कैरी 1 आ जाएगा, 6 दूनी 12 होता है और 1 कैरी का ये 13 हो गया। यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगी और 6 दूनी 12 और 1 13 होता है। और पीछे वाला जो फॉर्मूला 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो बल का जो मात्रक होता है वो अभी मैंने बताया था, न्यूटन बताया था, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 13.34 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन। अर्थात इन दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वह लगेगा 13.34 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो इस फॉर्मूला बेस्ड जो होते हैं और आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब आगे मैं बात करूं, प्रश्न नंबर में दूसरे की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आप इधर ध्यान देंगे।
प्रश्न नंबर मैं 2 की बात करूं, प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूं, यदि दो पिंडों में से यदि दो पिंडों में से एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान से दूसरे पिंड के द्रव्यमान से द्रव्यमान से द्रव्यमान से दो गुना कर दिया जाए तो आकर्षण बल कितना होगा? आकर्षण बल कितना होगा? अब आपके पास में एक कंडीशन दे रखी है, वह कंडीशन कौन सी दी गई है कि यदि दो पिंडों में से एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान से आप 2 गुना कर रहे हो, अर्थात पहले जो द्रव्यमान m1 था अब उसको आपने कर दिया 2m1 और m2 का जो मान है वह है m2। आपने पहले द्रव्यमान की तुलना में उस द्रव्यमान को आपने 2 गुना कर दिया है और दूसरे द्रव्यमान को आपने एज इट इज रखा है। तो यहाँ पे अब आपको जो आकर्षण बल लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा, अब ध्यान देना। क्योंकि हमारे पास में आकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो है G गुणा m1 गुणा m2 बटा d स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला ये हमारे तब था जब वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, अर्थात जो द्रव्यमान था उसी में आपने जो बल का जो फॉर्मूला निकाला था वो ये था। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि m1 का मान आपको कितना कर दिया गया है, एक पिंड का जो द्रव्यमान है वो दूसरे पिंड के द्रव्यमान से 2 गुना, अर्थात m1 का मान 2m1 कर दिया गया। तो यहाँ पे जो अगला वाला फॉर्मूला निकलेगा ये F1 मैंने मान लिया कि F1 का जो फॉर्मूला था जब तक द्रव्यमान चेंज नहीं किया गया था तब तक फॉर्मूला G गुणा m1 गुणा m2 बटा d स्क्वायर था। अब यहाँ पे जैसे ही मैं m1 का मान 2m1 करता हूँ तो जो नया बल जो मेरे को प्राप्त होगा वो कैसे होगा, G का मान कभी चेंज नहीं होता है, m1 की जगह हो जाएगा 2m1 और m2 की जगह m2 ही होगा और बटे में होगा d स्क्वायर। ये वाला मेरा आ गया। अब अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटाऊं, अगर मैं इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लूं तो मेरा किस प्रकार से प्राप्त होगा ये वाला बल, यहाँ पर 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर मेरा बच गया G गुणा m1 गुणा m2 बटा हो गया d स्क्वायर। ये वाला हो गया मेरा। अब ये वाला आप ध्यान से देखो, जो कोष्टक के अंदर जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यह है F1 के बराबर। ये जो आपको फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहा है यह F1 के बराबर हो जाएगा। तो जो लगने वाला जो नया बल होगा वो पहले वाले बल की तुलना में 2 गुना अधिक लगेगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस 2 को बाहर निकाला था और जो मेरा फॉर्मूला प्राप्त हुआ मुझे वो पहले आकर्षण बल की तुलना के बराबर था। तो यहाँ पर मैंने F1 का मान रख दिया, अर्थात जब मैं एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान की तुलना में 2 गुना करूंगा तो लगने वाला नया बल भी पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर के अंदर, तो यह इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट से आप कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे मैं बढ़ूं, अब आगे मैं बात करूं तो अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा गुरुत्वीय त्वरण। किसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो कुछ देर के बाद में वो वापस पृथ्वी की तरफ गति करती है और उस गति के कारण उस वस्तु में जो वेग होता है और उस वेग में जितना परिवर्तन होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति हो रही है तो यहाँ पर जो वेग बन जाता है वह गुरुत्वीय वेग बन जाता है और गुरुत्वीय वेग के कारण इसमें आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात इस गुरुत्वीय त्वरण को G से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी वस्तु जो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ गति करती है और उसमें जो वेग होता है वही होता है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर कोई मैंने मान लिया यहाँ पर पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है और यहाँ पर कोई वस्तु थी स्मॉल m की, यह जिस वेग से गति करेगी वह वेग जो होगा वो होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर।
और इस जी की वैल्यू की मैं बात करूं तो जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कहीं पे भी आप गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज नहीं कर सकते हो। पृथ्वी के लिए जो जी का मान होता है वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। अब जी व इस स्मॉल जी वो कैपिटल जी में क्या संबंध है, आगे वाला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध। अब कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध ज्ञात करने से पहले ध्यान देना, मैंने मान लिया ये कोई हमारी पृथ्वी, ये मैंने पृथ्वी मान ली और जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया कैपिटल एम। ये मैंने पृथ्वी मान ली और पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो कैपिटल एम मैंने मान लिया। इसी कोई एच ऊंचाई पे जो वस्तु रखी गई है उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो एम मैंने मान लिया। और ये वस्तु जैसे ही इस पृथ्वी की तरफ गति करेगी तो इसके अंदर आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि एफ जो होता है वो होता है जी गुणा m1 गुणा m2 बटा डी स्क्वायर। अब इनके बीच की जो दूरी लूंगा वो मैंने मान ली कि d है, ये मैंने दूरी d मान ली है। अब पहली वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पर पहली वस्तु मैंने पृथ्वी को मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F बराबर जी गुणा m1 की जगह मैं रखूंगा कैपिटल M और m2 की जगह रखूंगा मैं वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m और बीच की दूरी d स्क्वायर हो जाएगी। तो पहला मेरा समीकरण ये बन गया, पहला समीकरण मेरा यह बन गया। अब दूसरे समीकरण की मैं बात करूं तो न्यूटन का जो नियम होता है वो होता है F बराबर m गुणा a। यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए a को प्रदर्शित चेंज कर देंगे अपन स्मॉल g के अंदर, तो मेरा न्यूटन के नियम से आगे F बराबर m गुणा g। अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर और बराबर होने के बाद में तो मैं यहाँ पे इसको रखूंगा m गुणा g बराबर g गुणा m कैपिटल गुणा m बटा मेरा हो गया d स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे देखूं तो स्मॉल m से मेरा स्मॉल f कट जाएगा तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा g बराबर g गुणा m बटा d स्क्वायर। ये मेरा संबंध हो गया कैपिटल G और स्मॉल g के अंदर। मैंने कुछ नहीं, मैंने आकर्षण बल का फॉर्मूला लिया G गुणा m1 गुणा m2 बटा डी स्क्वायर। क्योंकि मेरे को दो वस्तुएं चाहिए तो गुरुत्वीय त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है। तो मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान जो मान लिया वो कैपिटल M मान लिया और जो वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही थी मैंने उसका द्रव्यमान मान लिया स्मॉल m। अब इनके बीच की दूरी मैंने d मानी है और साथ साथ में गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये वस्तु पृथ्वी की तरफ गति करेगी। तो यहाँ पर मेरा जो m1 था वो मेरा कन्वर्ट हो गया कैपिटल M में और वस्तु का द्रव्यमान m था इसलिए m2 मेरा कन्वर्ट हो गया स्मॉल m में बटा d स्क्वायर आ गया। न्यूटन के नियम से मैं ज्ञात करूं तो न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर m गुणा a। क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए ये परिवर्तित हो जाएगा जी के अंदर और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने के कारण मैंने राइट हैंड साइड को बराबर किया है m इंटू जी बराबर जी गुणा m1 गुणा जी गुणा कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा डी स्क्वायर। मेरा स्मॉल m से स्मॉल m कट हो गया तो मेरा जी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया कैपिटल G गुणा कैपिटल M बटा डी स्क्वायर। आई होप आपको जी व जी में संबंध अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। यह वाला जो जी व जी में संबंध जो है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे और इसको एक बार अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद में आगे टॉपिक की बात करूं तो आपको द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है उसको आपको यहाँ पे जानना है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान जो होता है, मैं द्रव्यमान की बात करूं तो कोई भी पदार्थ कितने या किस पदार्थ से या कितने उसमें कण उपस्थित है या वो कितने पदार्थ से मिलकर बना है वह उसका हो गया द्रव्यमान। अर्थात किसी भी
वस्तु में निहित पदार्थ मेरा द्रव्यमान कहलाएगा। अर्थात वो वस्तु कितने पदार्थ से मिलकर बनी होती है वो मेरा द्रव्यमान हो गया। जबकि भार को मैं भार की बात करूं तो भार एक प्रकार का होता है, एक बल। यह एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। अब बल, आप किसी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो बल का मान चेंज हो सकता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, जबकि भार को आप परिवर्तित कर सकते हो। भार एक प्रकार का बल होता है। आप किसी वस्तु पे ज्यादा बल लगोगे तो उसका भार ज्यादा होगा, और किसी भी वस्तु पर बल का मान कम रखोगे तो ऑटोमेटिक भार का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। जबकि 20 किलोग्राम वाली जो वस्तु है आप उसको कहीं पे भी रखोगे तो उसका द्रव्यमान तो 20 किलो ही रहना है, तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। आई होप द्रव्यमान और भार के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है। अब उसके बाद में मैं बात करूं तो चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पे भार जो होता है, चंद्रमा पे जो भार होता है उसके बारे में कि चंद्रमा पर भार कितना होता है पृथ्वी की तुलना में, तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे जो भार होता है वह भार होता है 1/6 गुना पृथ्वी का भार। पृथ्वी का भार अर्थात जैसे ही आप पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाओगे या चंद्रमा पे जाओगे तो पृथ्वी के भार में जो भार उपस्थित था वह वहां पर 1/6 गुना कम हो जाएगा। अर्थात मैं बात करूं कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान था वह पृथ्वी पर जो था, पृथ्वी पर जो उसका भार था वह था 60 न्यूटन, वह 60 न्यूटन था। तो इसका चंद्रमा पर भार कितना आ जाएगा, तो आप करोगे 1/6 गुना 60, अर्थात 6 से 60 10 बार कट जाएगा। अर्थात चंद्रमा पर उस वस्तु का जो भार रह जाएगा वो मात्र 10 न्यूटन का रह जाएगा। पृथ्वी पर भार ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आप जाओगे तो 1/6 गुना कम भार चंद्रमा पर हो जाता है पृथ्वी की तुलना में। अगर कोई वस्तु 120 न्यूटन की है तो अगर वह चंद्रमा पे पहुंचेगी तो उसका जो भार रहेगा वो 10 रह जाएगा, सॉरी 20 न्यूटन रह जाएगा, ये वाली बात। तो आपको ये याद रखना है कि चंद्रमा पर भार कितना होता है, तो वो होता है 1/6 गुना पृथ्वी का भार। अब मैं आगे चर्चा करूं तो आपको एक टॉपिक पढ़ना और याद रखोगे प्रणोद के बारे में। अब प्रणोद क्या होता है, मैंने मान लिया कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु रखी हुई है और आप इसके लंबवत अगर कोई बल लगा रहे हो, इस वस्तु के कोई लंबवत आप जो बल लगा रहे हो, इस बल को ही कहा जाता है प्रणोद। किसी वस्तु की सतह के, ये जो वस्तु की सतह दिखाई दे रही है, इसके लंबवत आप अगर कोई बल लगाओगे तो उस बल को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा प्रणोद। प्रणोद भी एक प्रकार का बल होता है, लेकिन प्रणोद लगने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। वह कंडीशन ये होती है कि आप वस्तु की सतह के अगर लंबवत कोई बल लगा रहे हो तो वह बल आपका प्रणोद कहलाएगा। अब मैं बात करूं तो प्रणोद का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, प्रणोद का जो होता है फॉर्मूला जो होता है लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। अर्थात कितनी सतह पे आप बल लगाओगे वह हो गया इसका क्षेत्रफल। अर्थात प्रणोद का फॉर्मूला निकल के ही आ गया कि लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। आप वस्तु के कितने क्षेत्रफल पर लंबवत बल लगा रहे हो वह एक प्रकार का आपके हो गया प्रणोद। अब प्रणोद कैसे, प्रणोद को एक और नाम बल हो गया, सतह के लंबवत लगना चाहिए। अब इसके बाद में एक और नाम आता है जिसको बोला जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन बल की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डालते हो, किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डालते हो तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जो पानी के अंदर डूब जाती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो उससे पानी से वापस बाहर की तरफ आ जाती है। तो ऐसा कारण होता है उत्प्लावन बल के कारण। अर्थात जब किसी भी वस्तु को पानी के अंदर या द्रव के अंदर डाला जाता है तो वह द्रव भी उस वस्तु के ऊपर एक ऊपर की तरफ बल लगाती है। अर्थात आपने किसी भी बीकर के अंदर पानी लिया, आपने किसी भी बीकर के अंदर पानी लिया और इसके अंदर आप कोई भी वस्तु को डालते हो। इस वस्तु को जब आप इसके अंदर डालते हो तो इस वस्तु के ऊपर जैसे ही वस्तु इस द्रव के अंदर प्रवेश करेगी तो इस पानी या द्रव के द्वारा इसको वापस ऊपर की तरफ धकेलने के लिए एक बल लगाया जाएगा, और इस वस्तु को वापस ऊपर की तरफ धकेलने के लिए जो बल लगाया जाता है वही बल कहलाता है आपका उत्प्लावन बल। अर्थात किसी द्रव के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल सदैव द्रव के अंदर आई वस्तु का विरोध करता है।
अब कोई भी वस्तु पानी के अंदर डूबती कब है, कब तैरती है, अगर इस उत्प्लावन बल का मान बहुत ज्यादा है वस्तु के बल की तुलना में, तो वस्तु को ये वापस ऊपर की तरफ धकेल देगा और वस्तु इस पानी की सतह पे तैरेगी। अब जैसे ही आपने वस्तु को अंदर डाला, वस्तु का भार इस उत्प्लावन बल की तुलना में बहुत अधिक था, तो वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अर्थात जब वस्तु का बल अधिक हो उत्प्लावन बल की तुलना में, उत्प्लावन बल की तुलना में, उत्प्लावन बल की तुलना में वस्तु का बल अधिक हो तो वस्तु हमेशा क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इस पानी या द्रव के अंदर वस्तु डूब जाएगी क्योंकि वस्तु का बल उत्प्लावन बल की तुलना में अधिक था। अगर मैं एक और बात करूं कि इस वस्तु का जो बल है, वस्तु का जो बल है वह इस उत्प्लावन बल की तुलना में कम है, उत्प्लावन बल की तुलना में कम है, तो वस्तु हमेशा तैरेगी, वस्तु हमेशा तैरती है। बात समझ में आ गई। अगर वस्तु का बल उत्प्लावन बल की तुलना में अधिक है तो वस्तु डूबेगी, जबकि वस्तु का बल उत्प्लावन बल की तुलना में कम है तो वस्तु हमेशा तैरती है पानी की सतह पे या द्रव की सतह पे। तो आपको प्रणोद और उत्प्लावन बल के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा। आगे मैं टॉपिक की बात करूं, अब आगे मैं बात करूं तो आगे आपके जो है मैं आपको बता देता हूं आपके दूरी और विस्थापन के अंदर क्या क्या अंतर हो सकता है। तो दूरी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि किन्हीं दो बिंदु के बीच की जो रास्ता या जो पथ होता है, ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है दो बिंदुओं के बीच में, मैंने मान लिया कि एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया और इनके बीच का जो रास्ता होगा वही दूरी कहलाती है। जबकि आपके पास में कितने भी बिंदु हो, लेकिन उन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर जितनी न्यूनतम दूरी आप ले सकते हो तो उसको बोला जाता है विस्थापन। अब यहाँ पे अंतर की मैं बात करूं तो दूरी सदैव जो होती है वो होती है धनात्मक, अर्थात जितना आप रास्ता ट्रेवल करते जाओगे वह आपकी दूरी बनती जाएगी, तो दूरी सदैव होती है धनात्मक। जबकि विस्थापन जो होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, वह ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट आपने ये पढ़ लिया कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अगली मैं बात करूं तो दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच का रास्ता, दो बिंदुओं के बीच का रास्ता, जबकि ये होता है दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम रास्ता। जितना कम रास्ता आप, न्यूनतम रास्ता या जो पथ होता है वह आपका कहलाता है विस्थापन। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखोगे, दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है, दूरी केवल धनात्मक में होगी, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जबकि दो बिंदुओं के बीच का ये रास्ता होता है, जितना आपने रास्ता ट्रेवल किया है वह आपकी दूरी कहलाएगी, और दो बिंदुओं के बीच में जितना न्यूनतम रास्ता आप ले सकते हो, जितना शॉर्टकट आप ले सकते हो, वो आपका हो जाएगा विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करूं वेग और त्वरण की। वेग और मैं त्वरण की बात करूं तो वेग जो होता है वह होता है विस्थापन बटा समय। वेग जो होता है वह होता है विस्थापन बटा समय, जबकि त्वरण जो होता है वह होता है आपका वेग बटा समय, वेग बटा समय। इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो v से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक की मैं बात करूं तो विस्थापन को हमेशा मीटर में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, इसलिए जो इसका मात्रक बन जाएगा वह बन जाएगा मीटर बटा सेकंड। जबकि त्वरण की मैं बात करूं तो इसका मात्रक जो बन जाएगा वह बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपके वेग और त्वरण के अंदर अंतर। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम और चर्चा करेंगे। थैंक यू।